हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और यहाँ पे जो 21 तारीख को आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है उसके उसकी तैयारी को देखते हुए मैं आज यहाँ पे एक बेहतरीन तोहफा आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। बेहतरीन तोहफा क्या है कि यहाँ पे देखो, कंप्लीट साइंस की तो वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पोर्शंस की आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जो एग्जाम से पहले अगर आप देख कर जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कॉन्सेप्ट्स को समझने में। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो रहेगी हमारी फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का हम कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे करेंगे। कंप्लीट फिजिक्स का चारों के चारों चैप्टर्स यहाँ पे मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको। सबसे पहले हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम चुंबक वाले चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर हम प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर हम नेत्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे। चारों के चारों चैप्टर हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है कि कौन से कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी, और ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड फास्ट रहेगी। स्पीड फास्ट क्यों रहेगी? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं बिल्कुल स्लो चलता हूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा विद्युत आवेश। क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? विद्युत आवेश के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं विद्युत आवेश के बारे में। सिंपल सी बात, इसको क्यू से या कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है। यह किसी भी वस्तु का वह गुण है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोल के बताऊंगा कि आवेश क्या है। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है ना। आकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, है ना, प्रतिकर्षण। सिंपल सी बात है, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु के संपर्क में जब भी जाता है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश बोलेंगे। ठीक है ना। फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु के संपर्क में जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम विद्युत आवेश कह देंगे। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक हो जाएगा अपना कूलाम। सी से इसको डिनोट किया जाता है। आपके पास तीन टर्म्स हो जाएंगी। मिली कूलाम हो जाएगा, मिली कूलाम आपके पास हो सकता है, माइक्रो कूलाम आपके पास हो सकता है, नैनो कूलाम आपके पास हो सकता है। मिली कूलाम का मतलब हो जाएगा 10 की पावर -3 कूलाम। माइक्रो कूलाम का मतलब हो जाएगा 10 की पावर -6 कूलाम, और नैनो कूलाम का मतलब हो जाएगा 10 की पावर -9 कूलाम। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए और थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो कूलाम के कुछ गुण होते हैं। कूलाम के गुणों में सबसे इंपॉर्टेंट गुण है आवेश का, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण एक इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वैसे इसका एक गुण और है, योज्यता का गुण, क्योंकि आवेश को हम ऐड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मैं कहूं कि 2 कूलाम प्लस 3 कूलाम हमारे पास हो जाएगा वही 5 कूलाम। सिंपल सी बात है, 2 कूलाम प्लस 3 कूलाम क्या हो जाएगा? 5 कूलाम। अगर मैं ये कहूं कि माइनस का 2 कूलाम और प्लस का 3 कूलाम कितना हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा? प्लस का 1 कूलाम। जो बीजगणितीय योग होते हैं उसके हिसाब से हम इनको ऐड कर सकते हैं। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश मतलब ई तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में होगा, प्लस माइनस क्यू ई। यहीं से हाँ एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहां से ध्यान से समझेंगे कि अगर हमें एक कूलाम आवेश मतलब क्यू का मान कितना दे दिया? 1 कूलाम दे दिया। ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश दिया जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, क्यों? क्योंकि रिवीजन हमें बहुत जल्दी करना है। छोटी सी वीडियो में हमें काफी सारी चीजें पढ़नी है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है। और यहां पे आवेश कितना दे दिया? 1 कूलाम दे दिया। तो Q इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है Ne। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? N की। तो Q का मान रख दिया 1 कूलाम, बटे में E का मान 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 बराबर, यह आ जाएगा N। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 6 गुणा 10 की पावर 18 आएंगे इलेक्ट्रॉन N। ये आपसे हो सकता है कल या परसों के ही पेपर में आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछ लिया जाए कि 6 गुणा में एक कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, ध्यान रखना। 6 गुणा में 10 की पावर 18
जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। दिख रहा है सभी को यहां तक? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करने पड़ेंगे। इट्स कंपल्सरी। ओके, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में। आवेश के बारे में इतना ही है, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर होती है भाई। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई से इसको डिनोट किया जाता है। आई बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है Q बटे में T। आई बराबर Q बटे में T हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर मात्रक की बात करें, मात्रक हमारे पास हो जाएगा एम्पियर। क्या मात्रक हो जाएगा भाई? एम्पियर। मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर मात्रक हो जाएगा। एक और मात्रक यहां से हम इसका समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? अगर मैं इसका मात्रक लिखूं चार्ज का मात्रक लिखूं मैं कूलाम। क्या लिखूं भाई? कूलाम। बटे में टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो कूलाम बटे में सेकंड भी एम्पियर के बराबर हो सकता है। कूलाम बटे में सेकंड भी एम्पियर के बराबर हो सकता है। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ होती है। ये बात ध्यान में रखेंगे। विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। और मैं इसके बारे में बता दूं कि यह हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गमन करती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गमन करती है विद्युत धारा। ये ध्यान से समझेंगे, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गमन करती है विद्युत धारा। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन और आगे बढ़ाते हैं। अगर इसका डिस्कशन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो यहां से हमें समझ में आएगा कि विद्युत धारा, अगर हमसे ये पूछा जाए कि विद्युत धारा सदिश है या अदिश है, विद्युत धारा सदिश है या अदिश है, तो विद्युत धारा सदिश नहीं है, विद्युत धारा अदिश भौतिक राशि है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा क्या जाता है कि विद्युत धारा दिशा होते हुए भी अदिश राशि है। विद्युत धारा दिशा होते हुए भी अदिश राशि है, क्यों? है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विद्युत धारा दिशा होते हुए अदिश राशि है, सदिश राशि है। तो विद्युत धारा कैसी राशि है भैया? अदिश राशि है, अधिक भौतिक राशि है। अब यहां पे ध्यान से समझेंगे कि विद्युत धारा अदिश क्यों है, क्योंकि इसका बीजगणित यह लिख सकते हैं, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। सदिश योग के नियमों का पालन। हाँ, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विद्युत धारा सदिश है अदिश है, तो विद्युत धारा अदिश भौतिक राशि है, क्यों? क्योंकि यह सदिश योग के नियमों की पालना नहीं करती है, सदिश योग के नियमों का पालना नहीं करती है। इसको बीजगणित योग के नियमों के अनुसार इसको जोड़ा जा सकता है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश भौतिक राशि है। ठीक है ना। यहां तक जो पढ़ाया गया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो हमें समझने को मिलेगा। देखो ध्यान से यहां पे कि 1 एम्पियर, मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर होता है। हमसे पूछ लिया जाता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है I = Q अपॉन में T। क्या होता है बच्चों? I = Q अपॉन में T। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, Q = मैं 1 कूलाम कर दो, टाइम = 1 सेकेंड कर दूं, तो मेरे पास I बराबर आ जाएगा 1 कूलाम बटे में 1 सेकेंड। 1 बटे में 1 मतलब 1, और ये आ जाएगा एम्पियर। तो ये हमारे पास मात्रक आ जाएंगे, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1 एम्पियर की परिभाषा। सिंपल से शब्दों में एक कहूं कि किसी भी तार में या किसी भी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में अगर 1 सेकंड का समय लगता है, या फिर मैं इसका ऑपोजिट बना दूं कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो उसमें धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा, है ना। अब ये क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि धारा के मात्रक को परिभाषित करो और 1 एम्पियर को परिभाषित करो। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां तक आपको समझ में आया गया होगा। अब हम पढ़ते हैं विद्युत विभव के बारे में। हम पढ़ते हैं तो विद्युत विभव को V से डिनोट किया जाता है। मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक होता है हमारे पास वोल्ट होता है भाई बच्चों, मात्रक हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट को भी V से लिखा जाता है। अब इसका फॉर्मूला लिखें तो V = होता है W बटे में Q। और विभवांतर की बात करें तो मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारे पास B है, ठीक है ना। इसका पोटेंशियल VA है और इसका VB है, ठीक है। और यहाँ पे कोई Q डैश चार्ज रखा और यहाँ पे Q चार्ज रखा। Q चार्ज को उठाकर हम यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो हमें W वर्क करना पड़ रहा है। चार्ज को किसको उठाकर ला रहे हैं? Q को उठा के ला रहे हैं। तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारे पास क्या होगा? विभवांतर आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे पोटेंशियल हो, दोनों का मात्रक सेम ही होता है। दोनों का मात्रक क्या होता है? सेम ही होता है।
इसका भी मात्रक क्या होता है भाई बच्चों, इसका भी मात्रक क्या होता है आपके पास, वोल्ट ही होता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट ही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो कि विद्युत विभव भी एक अदिश भौतिक राशि है, यहाँ पे ये भी चीज ध्यान से समझ लेंगे, विद्युत विभव भी एक अदिश भौतिक राशि है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि एक ऐसी भौतिक राशि बताओ जिसका मात्रक जूल बटे में कूलाम है, तो यह विभव का ही मात्रक है, विभव का ही मात्रक है। क्या बताया मैंने, जूल बटे में कूलाम किसका मात्रक है, विभव का मात्रक है। विभव कैसी राशि है, अदिश भौतिक राशि है। मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बटे में क्यू, डब्ल्यू बटे में क्यू, डब्ल्यू का हो गया जूल, क्यू का हो गया कूलाम, तो जूल बटे में कूलाम क्या हो गया भाई, जूल बटे में कूलाम भी किसका मात्रक होता है, विभव का ही मात्रक होता है। इज दैट क्लियर, यहां तक आया समझ में सभी को, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब विद्युत विभव के आपसे अगर परिभाषा पूछ ले तो क्या बोलोगे आप, क्यू कूलाम आवेश को, देखो क्या हो गया, क्यू कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य है। क्यू आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य W है, तो कार्य तथा आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। यहां पे ध्यान से समझेंगे ये कि अगर हम अनंत से किसी आवेश को Q को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो W कार्य करना पड़ता है, तो क्या कार्य करना पड़ता है, तो कार्य तथा आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। यहां पे मैंने आपको बता दिया, कार्य तथा आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके सामने विद्युत विभव का है, एक बार ध्यान से आप इसका रिवीजन कर सकते हो, ध्यान से समझ सकते हो, ठीक है ना। डेफिनेशंस भी मैंने इसकी लिख दी है। विद्युत विभव फिर से रिपीट कर देता हूं, विद्युत विभव W बटे में Q, विभवांतर वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बटे में क्यू, मात्रक हो जाएगा आपके पास वोल्ट, अदिश भौतिक राशि है, जूल बटे में कूलाम भी इसका मात्रक हो सकता है। चलिए अब अगली टर्म के बारे में बात करते हैं, ओम का नियम। अगली टर्म हमारे पास क्या जाएगी बच्चों, ओम का नियम। ध्यान से देखेंगे, ओम का नियम, ओम का नियम। देखो ओम का नियम क्या कहता है कि अगर चालक के सामान्य भौतिक अवस्थाएं, अगर हम कहें कि भौतिक अवस्थाएं किसको बोला, ताप दाब तथा आयतन क्या रहे, स्थिर रहे। ये पॉइंट आपको ऐड करना ही करना है। किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब तथा आयतन स्थिर रहे तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब और आयतन स्थिर रहे तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। सिंपल सी बात है। V बराबर, अगर ये समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा R, और R को ही नाम दिया प्रतिरोध का। किसका नाम दिया भाई, प्रतिरोध का नाम दिया गया है R को, ठीक है ना। यहां से ग्राफ पूछा जाता है, ग्राफ V और I के मध्य ग्राफ पूछा जाता है ओम के नियम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पे आपको करवा रहा हूं, आप ध्यान रखना। हर क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा। अगर जिस भी बच्चे ने इस वीडियो का रिवीजन किया है एग्जाम से जस्ट पहले तो बहुत अच्छे मार्क्स उसके आएंगे। V और I के मध्य ग्राफ पूछा जाता है तो ये हर पॉइंट के ऊपर V और I जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जितना V बढ़ता है उतना ही I बढ़ता जाता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वोल्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ये ध्यान से, बिल्कुल सिंपल ग्राफ मैंने आपको बता दी है ना। इससे सिंपल तरीके से कोई भी नहीं बता पाएगा। V और I के मध्य यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ बता दी है। चलिए थोड़ा सा और आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं। तो ओम के नियम तक यहीं तक फिनिश होता है। प्रतिरोध एक नई टर्म निकल कर आ जाती है हमारे पास ओम के नियम से। हम कह देंगे किसी चालक का वह गुण जो धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न
करता है, किसी चालक का वह गुण जो धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, उसको हम क्या बोल देंगे, धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है उसे ही हम क्या बोल देंगे, प्रतिरोध बोल देंगे। अगर प्रतिरोध के मात्रक की बात करें, प्रतिरोध के मात्रक की बात करें तो हो जाएगा हमारे पास ओम, सिंपल सा है सिंबल, ओम का सिंबल हो जाएगा, ओम हो जाएगा प्रतिरोध, ठीक है। अच्छा, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, एक कारक है लंबाई, चालक की जितनी लंबाई होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, लंबाई के समानुपाती होता है। क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और प्रतिरोध जो होता है टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है। तीनों पॉइंट आप ध्यान से नोट कर लेंगे, तीनों पॉइंट अपने दिमाग गुर्दे फेफड़े में नोट कर लेना, क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है ना। ये कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान से आपको समझनी है कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं ये लिख सकता हूं L बटे में A, और अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मेरे पास एक नई टर्म निकल के आएगी, उसको हम बोलेंगे रो। ये आ गई रो, क्या बोलेंगे इसको, रो। रो को बोलेंगे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या बोलेंगे भाई, प्रतिरोधकता कहेंगे। अब यहां पे ध्यान से समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि ये जो प्रतिरोधकता निकल कर आई है ये चालक की प्रकृति, सरिया कह सकते हैं, चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, ओनली ऑन चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी हो ये डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड नहीं करती है। अब यहां से थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहां को आपको बताने वाला हूं, ठीक है, रिपीट करके जाना बिल्कुल ध्यान से, भूल मत जाना, ठीक है ना। अच्छा, एक टर्म रह गई वो मैं बता देता हूं। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था V इक्वल टू डब्ल्यू बटे में क्यू, है ना, विभवांतर का, विभव का W बटे में क्यू। यहां से 1 वोल्ट की परिभाषा हम पढ़ेंगे अभी, 1 वोल्ट। अगर W इक्वल टू क्या हो, 1 जूल हो, और Q इक्वल टू 1 कुलाम हो, तो V इक्वल टू 1 जूल बटे में 1 कुलाम इक्वल टू 1 वोल्ट आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास डेफिनेशन बनेगी 1 वोल्ट की, किसकी डेफिनेशन बनेगी बच्चों, 1 वोल्ट की डेफिनेशन यहां पे हमारे पास बनेगी, है ना। बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है। चलिए बात करते हैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन के बारे में। देखो ध्यान से, 1 वोल्ट की डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो यहां से मैं डेफिनेशन क्या बनाऊंगा, देखो ध्यान से। अगर एक कुलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में, वहां पे जो हमने लिखा था ना उसमें आवेश की जगह 1 कुलाम था ना, सॉरी क्यू था ना, उसकी जगह 1 कुलाम कर देना, और डब्ल्यू था उसकी जगह 1 जूल कर देना। अगर 1 कुलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, 1 कुलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उसका विभव 1 वोल्ट होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान रख लेना, सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान रख लेना। अगर किसी 1 कुलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है तो विभव 1 वोल्ट होगा। अब यहां से क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूं। R इक्वल टू लिखा हमने रो L बटे में A, R इक्वल टू रो L बटे में A। अगर मैं यहां से रो का मान निकालूं तो आ जाएगा R A बटे में L, R A बटे में L। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रतिरोधकता के बारे में। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता देखो फटाफट, रो होता है, इसका मात्रक की बात करेंगे, मात्रक की अगर बात करें तो हो जाएगा ओम इंटू में मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, ओम इंटू में मीटर, यहां पे हमारे पास मात्रक हो जाएगा किसका भाई, प्रतिरोधकता का, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखो, जब अगर एरिया मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ अगर मेरे पास 1 मीटर हो तो रो है वह आर के बराबर ही हो जाएगा, रो है वह आर के बराबर ही हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का के तार का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। मैं कहूं कि 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि निर्भर कैसे करता है, कि मैंने आपको बता दिया कि प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती। एग्जामिनर आपको यहीं पे फंसाएगा कि उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया, चौड़ाई को 2 गुना कर दिया, ऊंचाई को कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध पे जरूर प्रभाव पड़ेगा लेकिन प्रतिरोधकता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिरोधकता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपको यहां से ऐसा बोल दिया जाए कि आपके पास 2 टर्म है P एंड Q, 2 टर्म है P एंड Q, अगर इसके आगे मात्रक मिलेगा आपको ओम और इसके आगे मात्रक मिलेगा आपको ओम इंटू में मीटर, तो ओम इंटू में मीटर वाले को तो आप लिखोगे अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगी,
अपरिवर्तित रहेगी, और ये जिस हिसाब से वो बोलेगा उस हिसाब से वो बदल जाएगा। अभी देखो बताते हैं कैसे बदलेगा। R इक्वल टू ए अपॉन में L हो गया। अच्छा देखो यहां पे ध्यान से, अगर मैं लंबाई को 2 गुना कर दिया, लंबाई को 2 गुना कर दिया तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर लंबाई को आधा कर दिया तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। ये 4 चीजें याद कर लेना, बस इससे बाहर नहीं आएगा। अगर एरिया को 2 गुना कर दिया तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। एरिया में उल्टा चेंज होगा। अगर एरिया को आधा कर दिया तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। ये चारों चीजें याद रख लेना, बस यहीं से आएगा, आपके एग्जाम में आएगा तो ठीक है। चलिए इसके बारे में अगली बात करते हैं हम। यहां पे प्रतिरोधों का संयोजन, 2 प्रकार का संयोजन हम पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। यहां पे हम पढ़ेंगे अभी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में देखो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान से देखो, हम 3 प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, 3 प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। तीनों किसमें जोड़े हैं भाई? श्रेणी क्रम में। इसका प्रतिरोध R1, इसका R2, इसका R3, इसका V1, इसका V2, इसका V3, इसका I, इसका भी I और इसका भी I। ठीक है, अब यहां पे हम सिंपल से आसान से शब्दों में लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब यहां पे अगर ध्यान से समझो, आप क्या समझोगे? ध्यान से समझोगे आप, अगर यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे तो सिंपल सी शब्दों में हमें एक भाषा लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? कि 3 प्रतिरोध लिए हैं R1, R2 तथा R3, जिनको हमने क्रम से श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तीनों में प्रवाहित धारा समान है I तथा तीनों की वोल्टता V1, V2 तथा V3 है। ठीक है, तो ओम के नियम से हम लिखेंगे V बराबर में IR। ओम के नियम से लिखते हैं V बराबर में IR। ठीक है, अगर कंप्लीट सर्किट ना बनाते हो तो आप ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है, और कुल वोल्टता क्या हो जाएगी? कुल वोल्टता आपके पास क्या हो जाएगी? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, रख दिया। अब प्रथम प्रतिरोध में प्रथम प्रतिरोधक के लिए विभव V1 बराबर IR1। ठीक है ना, V2 द्वितीय के लिए आप लिख दोगे लैंग्वेज, V2 इज इक्वल टू IR2। ठीक है, और V3 इज इक्वल टू IR3। तीनों को ऐड कर दो समीकरण को, V1 प्लस V2 प्लस V3, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तीनों में से कॉमन आ गया, इसका जगह पे हम लिख देंगे V इज इक्वल टू I, कॉमन आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो ओम के नियम से V बराबर हमने लिखा था IR, क्या लिखा था भाई? IR, तो इसकी जगह पे IR पुट कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, सिंपल से शब्दों में हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गए हैं। अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे तो आप सिंपल से शब्दों में कर दोगे R1, R2 और R3, कोई भी 3 जोड़ करके, मतलब कुछ भी पूछेगा न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल का तो बता नहीं सकते, देखो सीधी सी बात है ना। समांतर क्रम संयोजन की भी हम यहीं पे बात कर लेंगे। कौन सा संयोजन भाई? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, 3 प्रतिरोधों को जोड़ दिया हमने समांतर क्रम में। तीनों को जोड़ दिया, इसका R1, इसका R2 और इसका R3, इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3। पोटेंशियल इसका भी V, इसका भी V और इसका भी V। अब देखो वही बात है, ओम के नियम से क्या लिखोगे भाई? ओम के नियम से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? V बराबर होता है हमारे पास IR, तो I बराबर क्या आ जाएगा? V बटे में R। I बराबर क्या आ जाएगा? V बटे में R, है ना। तो कुल करंट क्या है इसमें? I बराबर है हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। तीनों में देखो, इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3 जा रही, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है ना। प्रथम प्रतिरोध के लिए अगर हम देखेंगे, प्रथम
प्रतिरोधक के लिए, प्रथम प्रतिरोधक के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I1 बराबर V बटे में R1, I2 बराबर V बटे में R2 और I3 बराबर V बटे में R3। ठीक है, चलिए तीनों को जोड़ दो, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V बटे में R1 प्लस V बटे में R2 प्लस V बटे में R3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है, I के बराबर है, तो यहाँ पे हमने I पुट कर दिया, V 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3। ठीक है, I की जगह क्या रखा था, देखो आपको बताया था V बटे में R होता है, तो V बटे में R बराबर V इंटू में 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3। ठीक है, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बटे R बराबर हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला। ये किसका है भाई, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। ठीक है, ध्यान से देख सकते हो आप, समांतर क्रम संयोजन का। ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शक्ति। ठीक है, शक्ति के बारे में बात करते हैं। सूत्र भी इनके याद रखना भाई, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र भी याद रखना आप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे यहां तक सभी? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखो यहाँ पे हमारे पास आएगा शक्ति, शक्ति, शक्तिमान, शक्तिमान क्या आ जाएगा, पावर, पावर। P से इसको डिनोट किया जाता है, फॉर्मूला होता है W बटे में T, आपको पता है। एक फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा VI, एक फॉर्मूला हो जाएगा हमारे P बराबर I स्क्वायर R, एक फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर बटे में R, V स्क्वायर बटे में R। मात्रक की अगर बात करें, मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक हमारे पास वाट, 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 वाट। एक और मात्रक होता है शक्ति का, HP, हॉर्स पावर, और इसके बराबर होता है 746 वाट। ये भी ध्यान रखेंगे, HP 746 वाट। ठीक है, और कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, ये आप समझ लोगे। ठीक है, ओम की मैंने आपको बता दिया। एक ओम की परिभाषा बच गई भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखना। एक ओम की परिभाषा है यहाँ पे, एक ओम की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा समझेंगे। V बराबर हमने पढ़ा था ओम के नियम में IR, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में I। R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में I। ओम सॉरी, प्रतिरोध का मात्रक मैंने आपको क्या बताया था, ओम बताया था, नहीं बताया था, ओम। तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। V का मात्रक होता है वोल्ट बटे में इसका धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो ओम बराबर जो होता है वोल्ट बटे में एम्पियर भी होता है, ओम बराबर वोल्ट बटे में एम्पियर भी होता है। चलो और थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक चीज और हम समझ सकते हैं कि R बराबर होगा V बटे में I। अच्छा, एक ओम की परिभाषा, अगर V बराबर हमारे पास 1 वोल्ट हो, V बराबर 1 वोल्ट हो, I बराबर 1 एम्पियर हो, I बराबर क्या हो, 1 एम्पियर हो, तो R बराबर क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। R बराबर क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। यहां से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। किसी भी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। अच्छा, शक्ति के समझ गए होंगे। अब यहां से ध्यान से समझेंगे कि ये श्रेणी क्रम की कंडीशन हो तब आपको यूज करना है, और ये समांतर क्रम की कंडीशन हो, समांतर क्रम की, तब आपको यूज करना है। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको वीडियो में पूरी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, बहुत छोटी वीडियो में। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए और आगे बात करते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति के बाद आता है जूल का तापन नियम। क्या आता है भाई, जूल का तापन नियम, और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है हीट का। जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है हीट का। जूल के तापन नियम में जूल ने कहा कि हीट जो होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसने कहा कि हीट जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, और उसने कहा कि हीट जो है वो रेसिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होती है। अब यहां से हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला निकल के आता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला निकल कर आया, और यही जूल के तापन नियम का फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट, और यहीं से आपके पास न्यूमेरिकल्स पूछे जाने के भी पूरे चांसेस है। बढ़िया से ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो शक्ति इसमा के इसका मात्रक जो हो जाएगा, मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो मात्रक हमारे पास क्या निकल कर आएगा, जूल ही निकल कर आएगा। ध्यान से समझ लेंगे, है ना। और ये भी ध्यान से समझ लेंगे
कि 1 kWh इक्वल टू 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है। ये भी डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे, 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है। ठीक है। अच्छा, हीट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये हो गया, सॉरी I²RT एक फॉर्मूला ये हो गया। एक फॉर्मूला ये हो गया V² बटे में R इंटू में T। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा H इक्वल टू VIT। ठीक है, तीनों फॉर्मूले आप याद रखोगे हीट के। ठीक है ना, हीट के तीनों फॉर्मूले याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट और एंडिंग टॉपिक है इसका कि अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, व्यय पूछ लिया जाए, खर्चा पूछ लिया जाए, तब आप क्या यूज करोगे। अगर आपसे पूछ लिया भाई व्यय फाइंड करो, व्यय कोस्ट, इसका मतलब क्या होता है, कोस्ट फाइंड करो, तो P अगर किसमें है, वाट में है, इनटू में रेट, इनटू में टाइम, बटे में 1000, क्या आ जाएगा 1000। अगर कोस्ट पूछे और P जो है अगर किलोवाट में है, किलोवाट में है, और रेट इनटू में टाइम, बटे में कुछ नहीं आएगा। जय श्री राम। ये है आपका चैप्टर विद्युत धारा वाला, मेरी तरफ से कंप्लीट है। मेरी तरफ से विद्युत धारा वाला चैप्टर कंप्लीट है। इसमें एक टॉपिक और आता है, वोल्ट मीटर और एमीटर। क्या टॉपिक आता है भाई, वोल्ट मीटर और एमीटर। वोल्ट मीटर और एमीटर, ठीक है ना। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, और इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अच्छा, इसके द्वारा धारा को मेजर किया जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है, इसके द्वारा विद्युत विभव को मापा जाता है। बस बात खत्म, फिनिश। ठीक है ना। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है, धारा को मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर को विभव में मेजर किया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। चलिए समझ गए होंगे यहां तक, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर के बारे में बिल्कुल हम अगर हम ध्यान से समझे तो मैं यहाँ पे खड़े खड़े आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, उसका पूरा ध्यान से समझते जाना। चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में क्या कहा जाता है कि जब किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में एक सीधे धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, एक सीधे धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वह सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में उत्पन्न करता है, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में उत्पन्न करता है। ये ध्यान से समझेंगे सबसे पहले, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में उत्पन्न करता है, कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में। अच्छा, ओस्टेड ने यह बात बताई थी, ओर्स्टेड, ठीक है ना, ओर्स्टेड ने यह बातें बताई थी कि सीधे धारावाही चालक तारों और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उन्होंने कंपास लेकर वगैरह लेकर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अच्छा, अगली बात अगर हम बात करें तो इसमें एक नियम आता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यहां पे आता है। और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में हम क्या पढ़ते हैं, एक सीधे धारावाही चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसको अगर हम अपने हाथ में पकड़ लें, हाथ में पकड़ लें तो ये ऐसे पकड़ना है कि अंगूठा किसकी दिशा में हो, धारा की दिशा में हो। तो मुड़ी हुई उंगलियां किसकी दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब मान लो इसमें से इधर धारा जा रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। और इस पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी भाई, बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। समझ में आया होगा, इस पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की, देखो उंगलियां ऐसे जाएंगी और ऐसे बाहर निकल जाएंगी, तो अंदर की ओर यहां पे होगी और यहां पे बाहर की ओर, ठीक है। अगर मान लो इसमें करंट की दिशा को बदल दिया, नीचे की ओर आ गई करंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर की ओर, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ यही यहीं पे जाएगा, अंदर की ओर, ठीक है ना। देखो क्यों, क्योंकि मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो करंट इधर जाएगा और उंगलियां इधर जाएंगी, तो इधर अंदर की तरफ, इधर घूमकर बाहर की तरफ आ जाएंगी। ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम था। अब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा किसकी दिशा ज्ञात की जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ये ध्यान से समझेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है किसके द्वारा भाई, किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा, ठीक है ना। समझ गया होगा तक, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बड़ी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं।
दक्षिण हस्तमूर्त नियम का स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल से शब्दों में बता दोगे कि किसी सीधे धारावाही चालक तारों को हम अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। मुड़ी हुई उंगलियां किसको प्रदर्शित करेंगे भाई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, एक मिनट में पढ़ ले यार। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे कि ये अगर हम एक बार मैग्नेट ले लेते हैं जिसमें दो ध्रुव हो जाएंगे N और S, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं अगर चुंबक के बाहर की बात करें, है ना। और चुंबक के अंदर ये रेखाएं दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती हैं। ऐसी इनकी डायरेक्शन होती है। चुंबक के बाहर की बात करेंगे तो नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, और चुंबक के अंदर की बात करेंगे तो साउथ टू नॉर्थ चले जाएंगे। अब यहाँ पे इनके गुण पूछे जाते हैं। अब गुण पूछे जाते हैं, अगर आपसे पूछे कि छड़ चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाओ तो ऐसा दर्शा के आना है। गुण पूछे तो गुण मैं यहाँ पे एक एक करके बता रहा हूं आपको। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं चुंबक के बाहर। चुंबक के अंदर ये रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती हैं। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जहां पे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल नजदीक होती हैं वहां पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां पे दूर दूर होती है जैसे यहाँ पे दूर दूर है तो वहां पे दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो 4th नंबर का पॉइंट बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेद करेंगी, मान लो इस इधर से एक रेखा है, इधर से एक रेखा है, तो इस बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, बात समझ गए आप? बहुत बढ़िया भाई। ये आप इसके कुछ गुण हैं वो याद रखेंगे। कोई भी 2 गुण आपसे पूछ सकता है, और मेरे को लग रहा है कि पूछेगा। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि 2 गुण आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, छड़ चुंबक के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर अब हमारे पास टॉपिक आता है प्रीनालिका। क्या था भाई? प्रीनालिका, सोलेनोइड। ठीक है, क्या करेगा? एक तारों को, तांबे के तारों को ऐसे लपेटकर एक बनाई गई बेलनाकार कुंडली को ही हम क्या नाम देते हैं? प्रीनालिका का नाम देते हैं। तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई बेलनाकार कुंडली को प्रीनालिका कहते हैं। तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई बेलनाकार कुंडली को प्रीनालिका कहते हैं। ठीक है, तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई बेलनाकार कुंडली को ही क्या कहते हैं भाई? प्रीनालिका कहते हैं। अब प्रीनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूछता है तो प्रीनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसा ही होता है जैसा बार मैग्नेट होता है। मतलब प्रीनालिका भी एक बार मैग्नेट की तरह ही व्यवहार करती है। अच्छा, ध्रुव बदल जाएंगे। ये ध्रुव जो हो जाएगा वो S ध्रुव होगा इसमें, और ये ध्रुव जो होगा इधर N ध्रुव होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बदल चुकी है भैया। ठीक है, अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही, इधर इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है, और बाहर इनकी डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन वही रहेगी, मतलब ध्रुव बदल गए इसलिए इधर आ रही है। समझ गए? ये परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पे निर्भर करता है? धारा के ऊपर निर्भर करता है। धारा जितनी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बढ़ेगा, है ना। कुंडली में फेरों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। जितनी फेरों की संख्या अधिक होगी या बिल्कुल नजदीक होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बढ़ेगा या स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर इस परिनालिका के अंदर हम क्या रख दें भाई? नरम लोहे की छड़ रख दें। नरम लोहे की छड़ रख दी जाए। नरम लोहे की छड़ रख दी जाए। नरम लोहे की छड़ रख दी जाए, तब क्या हो जाएगा? इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होगा भाई? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यह उत्पन्न करेगी। नरम लोहे की छड़ अगर हम परिनालिका के अंदर रख देंगे तो यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। ठीक है, और यह क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे। अब विद्युत चुंबक क्या होती है वह भी हम अभी समझेंगे कि विद्युत चुंबक क्या है। कि अगर परिनालिका के अंदर नरम लोहे की छड़ को रख दिया जाए तो यह विद्युत चुंबक बन जाती है। परिनालिका के हम 2 उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि परिनालिका का उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जा सकता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि परिनालिका का उपयोग
इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबक बनाने में किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि परिनालिका के अंदर अगर हम नरम लोहे की छड़ रख देंगे तो वह विद्युत चुंबक की बातें व्यवहार करेगी। अगला टॉपिक हमारे पास क्या निकल कर आता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, मतलब वहां पे पहले से फील्ड प्रेजेंट है और हमने उसमें करंट फ्लो कर रखा है, तो उसपे उसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, जिसके कारण उसके ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन लगता है, रिपल्सन लगता है, दोनों लगेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जिसके डायरेक्शंस को पता लगाने के लिए हमारे पास एक नियम आता है और उस नियम के द्वारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, क्या नियम हमारा? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हम यहां पे समझते हैं। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या कहता है कि पहली बात तो इसके द्वारा चुंबकीय बल की दिशा का पता लगाया जाता है। चुंबकीय बल की दिशा का पता लगाया जाता है, चुंबकीय बल की दिशा का। ठीक है ना, समझ गए यहां तक? बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, और चुंबकीय बल की दिशा का पता हो गया। अब यहां पे ध्यान से समझेंगे कि नियम क्या है। नियम क्या कहता है कि हम अपने बाएं हाथ की उंगली अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा, ये तीनों उंगलियां हो गई आपके पास, अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा। हम अपने बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। समझ गए स्टेटमेंट? हम अपने बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, FBI चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग हम चुंबकीय बल की दिशा पता लगाने में करते हैं। चुंबकीय बल की दिशा पता लगाने में करते हैं। सिंपल सा डायग्राम आप बना दोगे। FBI, ठीक है ना, सिंपल सा डायग्राम आप बना दोगे। ये हो जाएगा फोर्स, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और ये हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है ना, एक घरेलू सर्किट का क्वेश्चंस भी आ सकता है, घरेलू परिपथ का। तो ये ध्यान में रखेंगे कि घरेलू परिपथों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है घरेलू परिपथ वाले से। घरेलू परिपथों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। प्रतिरोध कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो अच्छे से काम करेंगे। ये हम उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। दूसरा आप एक्सप्लेनेशन ये भी दे सकते हो कि समांतर क्रम संयोजन में जो है वो स्विच जो है, मतलब टीवी का, बल्ब का, फ्रिज का, प्रेस का, सबका स्विच जो है अलग अलग होता है, श्रेणी में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, हर तरीके से आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से आएगा, बाहर नहीं जाएगा। जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को अच्छे से रिवाइज करना और जल्द ही मैं आपके लिए यहाँ पे मतलब जो प्रकाश वाले चैप्टर है उनका भी रिवीजन यहाँ पे करवाऊंगा।